स्टूडेंट्स, एक टॉपिक को और डिस्कस करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट। हमारी डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट आज का टॉपिक है हमारा कि कौन कौन से कारक हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि हिंदी में लिखूं तो क्या कहेंगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ से कई तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए टॉपिक करवाना जरूरी था। वैसे तो है इजी सा, बट फिर भी कई क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, कई एग्जाम्स में मैंने देखा है, तो इसको भी कर ही लेते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, बच्चे का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का या कुछ लोगों का मानना है कि उसके ऊपर वंशानुक्रम की अधिकता होती है। कुछ का मानना होता है कि जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही बच्चा बनेगा। ठीक है, एक साइंटिस्ट ने तो एक मनोवैज्ञानिक ने तो यहाँ तक भी बोल दिया था कि मुझे तुम कैसा भी बच्चा दे दो, मैं अपने हिसाब से उसको इंजीनियर, डॉक्टर बना सकता हूँ। ठीक है, अब अपने हिसाब से बना सकता हूँ, इसका मतलब तो ये हो गया कि उसके ऊपर पूरा का पूरा इफेक्ट उसके डेवलपमेंट के ऊपर किसका होता है, वातावरण का होता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि उसके ऊपर वंशानुक्रम का इफेक्ट ज्यादा होता है, यानी कि जो उसके वंश से, जो उसके माता पिता से या माता पिता के माता पिता से निकल कर आता है, यानी कि पीढ़ियों से जो गुण उस बच्चे में आते हैं, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं कि मान लो एक प्लांट है, छोटा सा एक प्लांट है, और प्लांट के लिए हमने क्या उगाया, हमने क्या दिया, सीड। अब ये सीड क्या था, हमारा पूरी तरह से स्वच्छ था, यानी कि अच्छा सीड दिया, और सीड से क्या बन गया, एक प्लांट बन गया। ठीक है, एक प्लांट बन गया। अब इस प्लांट को अगर इसका पोषण अच्छा नहीं होगा, मतलब इसका पोषण अच्छा नहीं होगा, इसको खाद बीज अच्छी नहीं देंगे, या इसका पर्यावरण अच्छा नहीं होगा, तो क्या इसके अंदर डेवलपमेंट हो पाएगी? इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। अगर बीज अच्छा नहीं है तो भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, और बीज अच्छा है, उसको पर्यावरण, उसको वातावरण नहीं मिलेगा, तब भी इसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पाएगी। यानी कि किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए किसका होना जरूरी है, वंशानुक्रम का होना जरूरी भी है, और वातावरण का होना भी जरूरी है। अब इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके अंदर देखते हैं हम। पहले नंबर पर क्या पढ़ेंगे, वंशानुक्रम, यानी कि बच्चे के ऊपर वंश का कितना इफेक्ट पड़ता है। सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे हम वातावरण का कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब जैसे गैसल थे, उन्होंने क्या कहा था कि परिपक्वता का भी उतना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, सामाजिकता हो या नैतिकता हो। यानी कि परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी के साथ भी काफी सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, यानी कि उसके डेवलपमेंट के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है, परिपक्वता का भी इफेक्ट पड़ता है। अब अधिगम, चौथा क्या है, अधिगम का मीनिंग ही काफी बच्चों को नहीं पता होता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लर्निंग। यानी कि उसका कुछ चीजें वो सीखता है। अब ऐसे तो एक एक चीज पढ़ेंगे तो यानी कि वो प्रैक्टिस से सीखता है, अभ्यास से सीखता है, पुनर्बलन से सीखता है, अनुकरण से सीखता है। वो सब चीजों को किस में पढ़ेंगे, हम अधिगम में पढ़ेंगे। परिपक्वता के अंदर क्या आता है, उसके शारीरिक पक्ष भी मजबूत होते हैं, और शारीरिक पक्ष मजबूत होंगे तो उसके अंदर डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। उसके मानसिक पक्ष भी मजबूत होंगे तो भी उसके अंदर क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। मेन टॉपिक क्या है हमारा, वंशानुक्रम और वातावरण को हम डिटेल में पढ़ेंगे, परिपक्वता को और अधिगम का। अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तब उनमें ये 4 फैक्टर भी, मतलब ये परिपक्वता और अधिगम भी आएंगे। लेकिन डिटेल में हम किसको पढ़ेंगे, वंशानुक्रम को और वातावरण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, अभी आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुक्रम का या आनुवांशिकता का या हेरिडिटी का एक बच्चे के डेवलपमेंट पर कितना इफेक्ट पड़ता है। टॉपिक का नाम क्या है, वंशानुक्रम, आनुवांशिकता, या फिर उसी को हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, हेरिडिटी अफेक्ट। मतलब ये कैसे एक बच्चे को अफेक्ट करते हैं। आनुवांशिकता के जनक किसको कहा जाता है, मेंडल को, जिसने मटर के दानों पर क्या किया था, प्रयोग किया था। यानी कि आनुवांशिकता का जनक, वैसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए थे, लेकिन आनुवांशिकता के
जनक किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता के जन्म किसको कहा जाता है? मेंडल को। पूछ लिया जाता है आनुवांशिकता का जनक कौन है? मेंडल। ठीक है। अब किसी भी बालक का निर्माण कैसे होता है? किसी भी बालक का निर्माण एक कोशिका से होता है। ठीक है। बच्चे का जब निर्माण होता है तो किससे होता है? एक कोशिका से होता है। और उसी को क्या बोला जाता है? एक कोशिका को ही संयुक्त कोशिका बोला जाता है। संयुक्त कोशिका बोला जाता है। अब संयुक्त कोशिका क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर माता के गुण भी होते हैं और इसके अंदर पिता के गुण भी होते हैं। यानी कि हमारे जो शरीर है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है और बहुत सारी सेल के अंदर बहुत सारे, मतलब हर एक सेल के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे गुणसूत्र हैं। अब एक सेल के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि एक कोशिका के अंदर, एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? 46। ठीक है। और यहाँ पर माता की कोशिकाएं भी होंगी और पिता की भी होंगी। यानी कि इधर से भी क्या आएंगे? गुणसूत्र आएंगे और इधर से भी क्या आएंगे? गुणसूत्र आएंगे। ये जो संयुक्त कोशिका है इसी को हम क्या बोल देते हैं? जायगोट बोल देते हैं। ठीक है। लेकिन जो माता से क्या आता है? माता से ओवम आता है और पिता से क्या आते हैं? स्पर्म आते हैं। जो ओवम और स्पर्म होते हैं उसको हिंदी में कहते हैं हम अंडाणु और शुक्राणु। ये जो अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर क्या होता है? 46 गुणसूत्र नहीं पाए जाते। अंडाणु के अंदर कितने गुणसूत्र हैं? 23 गुणसूत्र। और शुक्राणु के अंदर भी क्या है? 23 गुणसूत्र। ये 23 और 23 मिलकर कितने बनते हैं? गुणसूत्र। ये 46, 23 और 23 मिलकर क्या बनते हैं? 46। यानी कि जो संयुक्त कोशिका है इसके अंदर कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र। वैसे पूछा जाए कि एक कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन ये दो कोशिकाएं, यानी कि एक माता के अंदर और एक पिता के अंदर, अंडाणु के अंदर और शुक्राणु के अंदर, यहाँ पर कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 इधर होते हैं, 23 इधर आते हैं। यानी कि 23 और 23 मिलकर कितने गुणसूत्र बना देते हैं? 46 गुणसूत्र बनाते हैं। और 46 गुणसूत्र से क्या बनती है? एक संयुक्त कोशिका बनती है। यानी कि उसी से जायगोट की फ्रेमिंग होती है। और ये संयुक्त कोशिका को ही क्या कहते हैं? एक कोशिका। अब कई सारे बच्चों को जो साइंस के स्टूडेंट नहीं होते उनको ये डाउट रहता है कि एक मनुष्य का निर्माण दो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एक बालक का निर्माण, एक मनुष्य का निर्माण, एक व्यक्ति का निर्माण कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनता है? तो उनको ये लगता है कि एक इधर से आती है और एक इधर से आती है। ऐसा नहीं होता। मनुष्य का निर्माण एक कोशिका से मिलकर बना होता है और इस एक कोशिका के अंदर, इसी एक कोशिका को क्या बोला जाता है? संयुक्त कोशिका। क्योंकि इसके अंदर कुछ गुणसूत्र मां से आते हैं, अंडाणु से आते हैं, और कुछ गुणसूत्र क्या आते हैं? पिता से आते हैं, यानी कि शुक्राणु से आते हैं। ठीक है। यानी कि जो टोटल गुणसूत्र कितने बन गए? 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र, या इसी को क्या बोला जाता है? 23 जोड़े। ठीक है। 23 जोड़े। अब ये जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े बोल दो, ध्यान से देखना इसको, 22 जोड़े बोल दो, या फिर इसी को क्या बोल दो? 22 जोड़े बोल दो, या फिर इसी को क्या बोल दो? 44 गुणसूत्र। 22 जोड़े मतलब 22 जोड़े का मतलब एक जोड़े में क्या होते हैं? 2। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे? 44। यानी कि 44 गुणसूत्र तो क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। ठीक है। और एक जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां, मतलब 23 जोड़े नहीं बोलेंगे इसको, 23वां जो जोड़ा है, ध्यान देना भाई इधर, जो 23वां जो जोड़ा होता है वो क्या डिसाइड करता है? वो लिंग को निर्धारण करता है। यानी कि जो बच्चा होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा, यानी कि लिंग को निर्धारण करने वाला जोड़ा कौन सा है? 23वां जोड़ा है। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा कि 44 प्लस x, अब और इधर से भी 44 प्लस x और y। अब ये जो x और x होते हैं ना, ये तो डेफिनेटली किससे आते हैं? अंडाणु से आते हैं। यानी कि ये तो किससे आते हैं? माता से आते हैं। और जो ये x और y है, अगर x आता है तो क्या होगा? लिंग फीमेल होगा, यानी कि बच्ची पैदा होगी।
और y आ जाता है तो क्या होगा, बॉय पैदा होगा। यानी कि ये जो x और y हैं, ये टोटल ये कितने हैं, 2, यानी कि ये दो मिलकर क्या बनाते हैं, 23वां जोड़ा बनाते हैं। और टोटल कितने होते हैं किसी भी फ्रेमिंग के अंदर, 46 गुणसूत्र, जिसमें से 22 जोड़े तो नॉर्मल होते हैं और जो 23वां जोड़ा होता है, यानी कि ये x और y यहां से मिलकर एक जोड़ा बन गया, यानी कि ये कौन सा जोड़ा है, 23वां जोड़ा। अगर ये x और y की मतलब मिलते हैं तब क्या बनता है, इधर से अगर x और x मिल गए तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, लड़की। ठीक है, और जब x और y ये मिलते हैं तब क्या बनता है, लड़का। ठीक है, यानी कि 44 तो नॉर्मल है, और इधर से फिर ये माता की तरफ से क्या आता है, x गुणसूत्र, और पिता की तरफ इधर भी माता की तरफ से क्या आता है, x गुणसूत्र। अब पिता से अगर यानी कि शुक्राणु से अगर x गुणसूत्र आता है तो लड़की का निर्माण होगा, और y गुणसूत्र आता है तो लड़के का निर्माण होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एक तो ये वाला कि जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या करता है, वो लिंग निर्धारण करता है। यानी कि लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र कौन सा है, लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिसाइड किससे होगा, 23वां गुणसूत्र से। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है। एक ये बनता है कि ये कब डिसाइड होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, जब गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, यानी कि फर्स्ट डे के ऊपर ही ये डिसाइड हो जाता है कि लिंग क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। हाँ, लिंग की पहचान, क्योंकि जब बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो उसके अंदर विकास नहीं होता है, उसके अंदर क्या पड़ी जाती है, अभिवृद्धि होती है, उसके अंगों का निर्माण होता है। जब तक बच्चा बॉडी के अंदर है तब उसके अंदर क्या होते हैं, अंगों का निर्माण होना शुरू होता है, और पहले जो 2 महीने होते हैं उसमें बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं। अब कुछ बहुत ज्यादा IQ वाले जो डॉक्टर होते हैं वो तो 2 महीने से पहले भी सोनोग्राफी के द्वारा थोड़ा सा चेक करके मतलब उनको आइडिया लग जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अदरवाइज 2 महीने में सारे के सारे उसके अंग बन जाते हैं, और उन अंगों को देखकर हमें पता लगता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। यानी कि पहचान कब होती है, पहचान क्योंकि 2 महीने में वो सारे के सारे अंग बनकर तैयार हो जाते हैं। यानी कि पहचान कब होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिंग की पहचान कब होगी, तो लिंग की पहचान कब हो जाएगी, 2 माह में हो जाएगी, क्योंकि 2 माह में उसके सारे अंग बनकर तैयार हो जाते हैं। जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे में जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे तो अगर XX मिल गए तो लड़की होगी, और XY मिल जाएगा तो लड़का होगा। यानी कि लिंग का निर्धारण। अब आपसे एक तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर बताया मैंने कि लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है, 23वां गुणसूत्र। लिंग की पहचान कब होती है, 2 माह में हो जाती है। ठीक है, और मतलब व्यक्ति का जन्म किससे होता है, व्यक्ति का निर्माण किससे होता है, एक कोशिका से होता है। यानी कि मैं अगली स्लाइड के ऊपर लिख देती हूं, व्यक्ति का निर्माण किससे होता है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। बच्चे जो साइंस के बच्चे नहीं होते हैं वो थोड़े ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक पर। व्यक्ति का निर्माण किससे होता है, एक कोशिका से। ठीक है, और उसी को क्या बोला जाता है, संयुक्त कोशिका, संयुक्त कोशिका। ठीक है, लिंग का निर्धारण किससे होता है, लिंग का निर्धारण किससे होता है, 23वें गुणसूत्र से। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, और लिंग की पहचान कब होती है, लिंग का निर्धारण कब हो जाता है, फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे कब, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। ठीक है, और लिंग की पहचान कब होती है, लिंग की पहचान कब होती है, 2 माह में, जब सारे अंग बनकर तैयार हो जाते हैं।
अब ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडाणु और शुक्राणु कहाँ मिलते हैं, शुक्राणु कहाँ मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में इसके साथ क्या होता है, एक ऑप्शन में पूछा जाता है, ऑप्शन में इसके साथ क्या होता है कि वो गर्भाशय में मिलते हैं, जबकि गर्भाशय के अंदर क्या होता है, जब गर्भाशय के अंदर क्या होती है कि अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद जब वो जाइगोट की फ्रेमिंग कर देते हैं तो वो एक फ्री मोमेंट में घूमते रहते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में वो घूमते रहते हैं, यानी कि तब तक उसको माँ से कोई भी पोषण नहीं मिलता है, वो फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं और धीरे धीरे करके वो फैलोपियन ट्यूब में से जाकर गर्भाशय की एक दीवार के साथ चिपक जाते हैं, यानी कि उस टाइम उसको क्या कहते हैं, रोपण। यानी कि अंडाणु और शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में कौन सी अवस्था में रहते हैं, कौन सी अवस्था में रहते हैं, वो युक्ता अवस्था में रहते हैं। यानी कि यहाँ पर पूछा जाए तो वो कौन सी अवस्था होती है, युक्ता अवस्था होती है। ठीक है, और जब वो गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाते हैं तो उस टाइम उसको क्या बोला जाता है, रोपण बोला जाता है। ठीक है, और रोपण के समय से ही उसके अंदर पोषण होना शुरू हो जाता है, वो माँ के गर्भ से उसको भोजन की प्राप्ति शुरू हो जाती है। यानी कि पूछा जाए कि फ्री मोमेंट कितने दिन रहता है, जो फ्री मोमेंट होता है यानी कि फ्रीली जब घूमते रहते हैं वो कितने दिन तक रहता है, पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक। पहले दिन से 10वें दिन तक इसको क्या बोला जाता है, युक्ता अवस्था बोला जाता है, और इस टाइम पर उनको माँ से कोई भोजन प्राप्त नहीं होता। ठीक है, और 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद क्या होता है, उसका रोपण हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, रोपण। रोपण का मतलब क्या है कि वो गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाते हैं। जो कोशिका बनी थी उसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया और उसके बाद वो गर्भाशय के साथ चिपक जाते हैं और उनका क्या स्टार्ट हो जाता है, पोषण स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उनके अंदर वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है, पोषण शुरू हो जाता है। उससे पहले उसके अंदर कोई वृद्धि नहीं हो रही होती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? इसके बाद एक क्वेश्चन, जो वंशानुक्रम की जो वास्तविक वाहक होती है, जो वंशानुक्रम के, यानी कि हमारा टॉपिक तो क्या था, डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले जो कारक थे वो पढ़ रहे थे, और उसमें क्या पढ़ रहे थे हम, वंशानुक्रम। जो वंशानुक्रम की जो वास्तविक वाहक होता है, ये बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है, वो क्या होते हैं, जीन्स। यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं, जीन्स। मान लो मैंने कहा कि ये गुणसूत्र है, ठीक है, अब इस गुणसूत्र में क्या होते हैं, अलग अलग जीन्स होते हैं। तो जो वंशानुक्रम यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने माता पिता के द्वारा पिछली पीढ़ी के गुण अगली पीढ़ी में जो आते हैं उसी को तो क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम। यानी कि वंशानुक्रम की जब डेफिनेशन बताऊं, वंशानुक्रम की जब डेफिनेशन बताऊं तो ये नहीं होता कि जो आपके माता पिता के गुण हैं वो आ जाए। हो सकता है कि आपके माता पिता के जो माता पिता हैं और उनके भी जो माता पिता हैं वो गुण भी आपके अंदर ट्रांसफर होंगे, यानी कि वो जो गुण ट्रांसफर होंगे उसी से तो क्या बनता है, उसी को क्या बोला जाता है, वंशानुक्रम। अब उसका माध्यम क्या होगा, आपके माता पिता। यानी कि वंशानुक्रम की जब डेफिनेशन बताऊं तो क्या कहेंगे कि गुणों का ट्रांसफर होना, स्थानांतरण होना, स्थानांतरण, गुणों का स्थानांतरण। अब किस माध्यम से होगा, माता पिता के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से। ठीक है, अब कौन से गुणों का स्थानांतरण होगा, जो उससे भी पीछे की पीढ़ी है, यानी कि पिछली पीढ़ियों के गुणों का स्थानांतरण अपने माता पिता के माध्यम से होना, उसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता के ही गुण आए, आपके जो दादा दादी हैं, आपके जो नाना नानी हैं या और ग्रैंड पेरेंटल हैं, उनके गुण भी आपके अंदर आ सकते हैं। अब वो जो गुण आएंगे वो गुण किसकी वजह से आते हैं, उन गुणों का ट्रांसफर कौन करता है, जीन्स। वो जीन्स किस में होते हैं, गुणसूत्र में। यानी कि मान लो ये गुणसूत्र को मैं कहूं कि ये क्या है, एक बस, और बस के अंदर क्या बैठे हैं, पैसेंजर बैठे हैं, यानी कि ये क्या बैठे हैं, पैसेंजर बैठे हैं। तो जो बस है ये तो क्या है, गुणसूत्र। ठीक है, और जो पैसेंजर हैं वो क्या है, जीन्स है, वो क्या है, जीन्स। तो ये जो जीन्स होते हैं ना, इनके जो गुण होते हैं वो आपके अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि इनको लेके जाने का काम कौन करता है, गुणसूत्र, और गुणसूत्र को लेके जाने का काम कौन करता है, जीन्स। जीन्स किसकी तरह काम करते हैं, पैसेंजर। यानी कि जो आपके अंदर गुण आएंगे वो किसके माध्यम से आएंगे, जीन्स के माध्यम से आएंगे।
तो क्वेश्चन क्या बनता है कि वंशानुक्रम के जो वास्तविक वाहक होते हैं, ये क्वेश्चन था भाई कहीं पर, और इसीलिए इसको एक्सप्लेन किया है कि वंशानुक्रम के जो वास्तविक वाहक होते हैं, वो कौन होते हैं? वो वाहक कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वंश का जो ट्रांसफर होता है, जो पिछली पीढ़ियों से जो आपके अंदर गुण आते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं? जीन्स के थ्रू आते हैं। और जीन्स के अंदर भी क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। अब डीएनए की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये भी कई बार आपका ईवीएस में भी पूछ लेते हैं और वैसे नॉर्मली भी पूछ लेते हैं कि जीन्स के अंदर क्या होते हैं? डीएनए। ठीक है, कई बार क्या करते हैं कि कई बार डीएनए चेक किया जाता है, किसी के कोई आइडिया लगाने के लिए जो हमारी फॉरेंसिक रिपोर्ट ली जाती है उसमें क्या चेक किया जाता है? डीएनए चेक किया जाता है। अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब उसके बाद दो टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, अब दो टाइप के बच्चों को क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं, अगला पेज लेती हूँ, आइडेंटिकल चाइल्ड, और एक क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल चाइल्ड। एक तो बच्चे क्या होते हैं? आइडेंटिकल चाइल्ड, और दूसरा क्या होता है? फ्रेटर्नल चाइल्ड। अब आइडेंटिकल चाइल्ड तो क्या होता है? इससे पहले एक टॉपिक थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। इधर 44 प्लस x और 44 प्लस xy, ये तो समझ आ गया होगा। यानी कि ये तो क्या थे? 22 पेयर, ये तो क्या थे? 22 जोड़े, और ये क्या था? 23वां जोड़ा। और 23वां जोड़ा ये क्या डिसाइड करता है? सेक्स को डिसाइड करता है। अब कई बार क्या होता है, ये टोटल मिलकर कितने बन जाते हैं? 46। ठीक है, अब कई बार कुछ बच्चों में ये 45 भी हो जाते हैं गुणसूत्र, और कई बार बच्चों में 47 भी हो जाते हैं। जो 46 गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पर तो बच्चा क्या होता है? सामान्य बच्चा। यहाँ पर तो बच्चा कैसा होता है? सामान्य बच्चा होता है। और यहाँ पर बच्चे कैसे होते हैं? असामान्य। अब नॉर्मल बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं। साइंस वाले थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाते हैं। अब जो यहाँ पर विकार आता है, तो वो विकार दो तरह का होता है। एक को तो क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम बोला जाता है, और एक को बोला जाता है टर्न सिंड्रोम। यानी कि जो 45 में जो असामान्यता आती है उसको बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर तो क्या बोला जाता है? टर्नर सिंड्रोम। और यहाँ पर क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम। ये बच्चों में क्या रहते हैं? विकार होते हैं। ये जो 45 वाला होता है, ये किस में होता है? ये गर्ल्स में होता है। ठीक है, अब बात आती है कि आइडेंटिकल चाइल्ड और फ्रेटर्नल चाइल्ड। आइडेंटिकल चाइल्ड तो क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस बोलो इसको। आइडेंटिकल ट्विंस, और यहां पर क्या है? फ्रेटर्नल ट्विंस। अब आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है? दो बच्चे पैदा होंगे, और यहाँ पर भी दो बच्चे पैदा होंगे, लेकिन आइडेंटिकल में तो क्या होंगे? सारे गुण उनके एक जैसे होंगे। और फ्रेटर्नल के अंदर क्या होगा? उनके गुण सारे के सारे अलग होंगे। हो सकता है कि सेम हो कुछ गुण, लेकिन मोस्टली गुण क्या होंगे? अलग होंगे। अब जब बच्चा एक पैदा होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपका जो जायगोट बना था, इसमें क्या था? इसमें 23 गुणसूत्र किसके आए थे? अंडाणु के आए थे। और 23 गुणसूत्र किसके आए थे? शुक्राणु के आए थे। और इससे क्या बन गई थी? 46 गुणसूत्र बन गए थे, और आपकी क्या बन गई थी? एक कोशिका। अब मैं बात करूं कि ये क्या है? एक अंडाणु। और इधर से फिर ये क्या है? एक शुक्राणु। इसकी शुक्राणु ऐसे शेप में बनता है। इसके ये क्या होती है? हेड होती है, और ये क्या होता है? टेल। ये जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में जब मिले, तो यहाँ पर क्या हुआ? सेल का डिवीजन स्टार्ट हुआ। यानी कि यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हुआ? सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। जब सेल का डिवीजन हुआ, ये सब कहाँ मिलते हैं? अंडाणु और शुक्राणु कहाँ मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। जब यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद जब सेल का डिवीजन स्टार्ट हुआ, तो एक तरीके से तो सेल कैसे बनती है?
ऐसे बनती है, ये एक सेल है और इसका डिवीजन हो गया और फिर इसका फिर ये 1/2 हो गया, फिर इसका 1/4 हो गया, फिर इसका 1/8 हो गया। यानी कि जब इस तरीके से इनका डिवीजन स्टार्ट होता है एक ही सेल का, तब तो क्या बनता है, सिंगल चाइल्ड। उस टाइम तो क्या बनेगा, सिंगल चाइल्ड। लेकिन कई बार एक ही सेल दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। यहाँ पर तो इसके अंदर कितने गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र है, ठीक है। और जब ये एक सेल दो पार्ट्स में टूट जाती है, यानी कि यहाँ से एक सेल ये बन गई और एक सेल ये बन गई। अब यहाँ से एक सेल से दो सेल का जब डिवीजन हुआ तो यहाँ पर भी कितने आए, 40, टोटल 46 थे और यहाँ पर भी 46 आ गए, यहाँ पर भी 46 आ गए। यानी कि कितने बच्चों का निर्माण हुआ, 2 ट्विंस बच्चों का निर्माण हुआ। जब ऐसे 2 ट्विंस बनते हैं उस टाइम तो क्या बनते हैं, वो दोनों बच्चे एक ही सेल से 2 सेल डिवाइड हुई और उस टाइम पर 2 ट्विंस बच्चों का निर्माण हुआ। उससे तो क्या बनते हैं, आइडेंटिकल चाइल्ड बनते हैं, ठीक है। यानी कि आइडेंटिकल चाइल्ड कैसे बनेंगे, एक ही सेल का डिवीजन हुआ तब 2 सेल बन गई और दोनों सेल के जो गुणसूत्र थे वो 46 थे और उन दोनों बच्चों के गुण, उनका IQ, उनका इंटरेस्ट, उनकी शक्ल, उनके आईज का कलर वो सेम होगा। इवन उनका लिंग, जो उनका सेक्स है, वो लड़की है तो दोनों लड़की होंगी, लड़के हैं तो दोनों लड़के होंगे। क्यों लड़के, अगर 2 लड़की हैं तो दोनों ही लड़की क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ से जो 46 गुणसूत्र में जब अंडाणु और शुक्राणु मिले थे तो अंडाणु में तो क्या आता है, X और X, और शुक्राणु में क्या हो सकता है, X और Y, ठीक है। तो जो 23वां जोड़ा था उस टाइम पर शुक्राणु का जो आया, अगर X आया तो वो दोनों लड़के हैं, क्योंकि इधर तो X था, अंडाणु में तो X था। अगर इधर से X आया तो ये क्या बन गई, लड़की। और अगर इधर से Y आया, मतलब यहाँ पर अगर X और X मिला तो लड़की बन गई और X और Y मिला तो लड़का मिल गया। यानी कि यहीं पर उनका लिंग डिसाइड हो गया था। पर इसी से फिर अगर X मिलकर तो ये दोनों क्या होंगी, लड़कियां होंगी, और अगर X और Y आए थे तो ये दोनों क्या होंगे, लड़के होंगे। यानी कि आइडेंटिकल चाइल्ड का जो गुण, जो लिंग होता है, जो सेक्स होता है, वो भी सेम होता है। उनका IQ होता है, इवन वो भी सेम होता है। सब चीजें उनकी क्या रहेंगी, आइडेंटिकल होंगी। और फ्रेटर्नल ट्विंस कैसे बनते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस की स्टोरी देखो एक बार। किसी भी लेडी के अंदर जो अंडाणु होते हैं, एक अंडाणु क्या रहता है, एक्टिव मोड में होता है। यानी कि अंडाणु क्या होगा, एक एक्टिव मोड में होगा। और जब एक अंडाणु एक्टिव मोड में था तो एक शुक्राणु से मिला और एक शुक्राणु से एक जाइगोट बना और एक जाइगोट से जब सेल डिवीजन हुआ तो वो एक के अंदर ही अंदर होने लगे तो सिंगल चाइल्ड बना। लेकिन एक से अगर सेल डिवीजन के टाइम पर 2 अलग अलग कोशिकाएं बन गई तो उस टाइम पर 46 गुणसूत्र और 46 गुणसूत्र मिलकर क्या बना देते हैं, ट्विंस चाइल्ड बना देते हैं। अगर महीने में एक ही अंडाणु एक्टिव मोड में आता है, अगर किसी लेडी के अंदर एक अंडाणु की बजाय, एक ओवम की बजाय 2 अंडाणु एक्टिव मोड में आ जाते हैं और वो 2 शुक्राणु से मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक अंडाणु है, ठीक है, और ये दूसरा अंडाणु है और ये दोनों फैलोपियन ट्यूब के अंदर, मतलब ये फैलोपियन ट्यूब है और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये अंडाणु एक शुक्राणु से मिल गया और ये अंडाणु दूसरे शुक्राणु से मिल गया, ठीक है। अब ये अंडाणु क्या करेगा, एक बच्चे का निर्माण कर, अंडाणु शुक्राणु क्या कर देंगे, एक बच्चे का निर्माण कर देंगे और ये अंडाणु शुक्राणु मिलकर एक बच्चे का निर्माण कर देंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर ये जो शुक्राणु था ये इसके अंदर Y गुणसूत्र लेकर आया हो और ये हो सकता है ये X तो लेडी का था ही, मतलब माता की तरफ से था, और दूसरी तरफ से क्या आ जाए, X। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये बॉय है और ये गर्ल है, यानी कि लिंग अलग हो गया। हो सकता है कि दोनों ही जगह पर XX ले आए, या हो सकता है कि दोनों ही जगह पर XY और XY ले आए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ये गर्ल है और ये क्या है, भी गर्ल है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉय है और ये भी बॉय। यानी कि कोई भी कंडीशन हो सकती है, लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़का भी हो सकता है और दोनों लड़के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो माता की तरफ से आए थे अंडाणु वो 2 निकल कर आए थे। यानी कि दो अंडाणु एक्टिव मोड में थे और वो 2 शुक्राणु से मिले और दोनों शुक्राणु अलग अलग थे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, बहुत सारे अंडाणु होते हैं। लेडी के अंदर बहुत सारे अंडाणु मतलब जनरेट होते हैं, बट उसमें से एक्टिव कितने होते हैं, और जब वो शुक्राणु से मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में उस टाइम पर उनके अंदर कितने एक्टिव होंगे, वहीं से डिसाइड होगा कि बच्चे ट्विंस होंगे,
लेकिन ट्विंस भी किस तरीके से होंगे, फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे या आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस में से, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सारे उनके गुण क्या रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, सेम, यानी कि उनका सेक्स भी क्या रहेगा, लिंग क्या रहेगा, लिंग सेम रहेगा। उनकी बुद्धि कैसी होगी, उनका आईक्यू कैसा होगा, आईक्यू भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो सबके सब क्या रहेंगे, बिल्कुल उनके अंदर सारी कंडीशंस क्या रहेंगी, आइडेंटिकल। और फ्रेटर्नल के अंदर क्या हो सकता है, उनका जो लिंग है वो अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, और उनकी आईक्यू भी क्या रहेगा, अलग होगा। उनका इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट उनका सेम हो सकता है और अलग भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि एक बच्चे को फुटबॉल देखना पसंद है, दूसरे बच्चे को क्रिकेट देखना पसंद है, ये बात हो सकती है। बाकी वो देखने में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, ये 99% सेम रहते हैं, 1% उनका कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। अब बात की जाए कि यहाँ पर तो क्या बनता है, मोनोजाइगोट। इसके अंदर तो क्या होता है, मोनोजाइगोट का, यानी कि एक जाइगोट का निर्माण होता है, और यहाँ पर क्या होता है, डाइजाइगोट। क्वेश्चन बनता है कि फ्रेटर्नल ट्विंस के अंदर कितने जाइगोट बनते हैं, 2 जाइगोट बनते हैं, क्योंकि एक जाइगोट ये वाला था और एक जाइगोट ये वाला था। ठीक है, और आइडेंटिकल चाइल्ड के अंदर क्या होता है, एक जाइगोट बनता है, यानी कि उनका जो फ्रेटर्नल है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी डिफरेंट होगा, उनका आईक्यू भी डिफरेंट होगा, और उसके अंदर 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक अंडाणु और एक शुक्राणु होता है। ठीक है, अब वंशानुक्रम का बता ही दिया, डेफिनेशन क्या होती है, जो माता पिता को माध्यम बनाकर अपने पूर्वजों से जो गुण बच्चे में जो ट्रांसफर होते हैं उसको क्या बोला जाता है, वंशानुक्रम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। उसके बाद आता है वंशानुक्रम के कुछ नियम आते हैं। अब वंशानुक्रम के नियम, यानी कि वंशानुक्रम के नियम अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए थे। अब उनको एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि वो पूछ लिए जाते हैं। हम बीजमैन को पढ़ेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम लामार्क को पढ़ेंगे, गाल्टन को पढ़ेंगे, और जो हमारे आनुवंशिकता के जो जनक जिनको बोला जाता है, मेंडल को पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे सोरेनसन को। आज का टॉपिक इतना ही, और पढ़ेंगे हम। देखो, जो बीजमैन थे, कहीं कहीं पर इनको बीजमैन भी लिखा होता है और कहीं कहीं पर इनको बीजमैन भी लिखा होता है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, अब इसका मीनिंग क्या होता है कि उपार्जित गुणों की जो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उनका ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, हिंदी में भी बताऊंगी, एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, अब नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब क्या होता है, उपार्जित गुण, उपार्जित गुण जो हमें वातावरण से मिलते हैं। ठीक है, उपार्जित गुणों का अस्थानांतरण, स्थानांतरण। अब उपार्जित गुण कौन से होते हैं, तरण। अब उपार्जित गुण कौन से होते हैं, उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिए थे, सफेद चूहे लिए थे, यानी कि उन्होंने क्या लिए थे, सफेद चूहे लिए थे। और सफेद चूहे में मान लो एक चूहा लिया, ठीक है, उसकी पूंछ काट दी। अब जो आगे पीढ़ी आने वाली थी, जो आगे अगली पीढ़ी आई, तो उसके अंदर जो चूहा पैदा हुआ उसके साथ पूंछ थी। ठीक है, उन्होंने तो क्या कर दिया था, उस पूंछ को काट दिया था। अब जो नया पैदा हुआ चूहा, उसको फिर क्या कर दिया, फिर से उसकी पूंछ काट दी। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है ना, ये सारे पशुओं पे हुए थे। जितने भी व्यवहारवादी हुए, जितने भी मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी थे, उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, पशुओं पे किए थे। चाहे वो थॉर्नडाइक हो, चाहे वो पावलोव हो, चाहे वो स्किनर हो, सबके सब एक्सपेरिमेंट किस पे थे। बीजमैन ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, चूहों पर किया था। और सफेद चूहा लिया, उसकी पूंछ काट दी। अगला जो चूहा पैदा हुआ उसकी पूंछ थी, फिर उन्होंने उससे उस चूहे की पूंछ काट दी। उससे अगला पैदा हुआ, उसकी भी पूंछ थी, फिर उसने और अगले चूहे की काट दी। ऐसे कर करके उन्होंने 51 चूहों की पूंछ काटी थी। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों में क्या हो रहा था कि पूंछ के साथ ही पैदा हो रहे थे चूहे। यानी कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो उपार्जित गुण है उनका क्या होता है, अस्थानांतरण। ठीक है,
ये एक एक्सपेरिमेंट था। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किसका पढ़ते हैं हम, लामार्क का पढ़ते हैं। नाम लामार्क, लामार्क। अब लामार्क ने क्या कहा था, ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। वो क्या कहते थे कि जो उपार्जित गुण होते हैं, उपार्जित, इंग्लिश में साथ देख लेना, हिंदी वाले वर्ड्स थोड़े से मुश्किल है। उपार्जित गुणों का स्थानांतरण, गुणों का स्थानांतरण। अब इसमें उन्होंने क्या कहा था, जो उपार्जित गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। और उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा जब जिराफ की उत्पत्ति हुई, जब जिराफ धरती पर आया तो उसकी गर्दन इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसको पेड़ पौधों की टहनियां खानी थी, और वो टहनियों को खाते खाते मतलब ऊपर उठता था, और धीरे धीरे करके आगे आने वाली पीढ़ियों की गर्दन क्या होने लग गई, बड़ी होने लगी। कुछ बच्चे, कहीं पर किसी बुक्स में वो लिखा होता है कि पहले सांप के पैर होते थे और फिर वो रेंग रेंग कर चलता था, तो धीरे धीरे उन पैरों का पैर क्या हो गए, लुप्त हो गए। अब कुछ ऐसे, जैसे हमारे पैर की जो छोटे वाली उंगली होती है, लास्ट वाली फिंगर होती है, उसका कोई यूज नहीं है, तो ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि उसकी साइज छोटा होते होते, उस पैर की उंगली का कोई भी यूज नहीं है, तो उसका साइज छोटा छोटा होते होते अगली आने वाली पीढ़ियों में वो बिल्कुल ही गुम हो जाएगी। यानी कि ये किसने दिया था, ये वाली जो है कि उपार्जित गुणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया था, जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। ट्रांसमिशन होता है यहाँ पर क्या हुआ था कि नॉन ट्रांसमिशन, यानी कि चूहे की पूंछ काटते गए, चूहे की पूंछ काटते गए, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी में जितने भी चूहे पैदा हुए उन सबके साथ क्या थी, पूंछ थी। लामार्क का क्या था कि उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था, जिराफ का दिया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये जो लामार्क थे, इनका मतलब इनका सहयोग किसने दिया था, इस बात को किसने माना था, मैकडूगल ने माना था, और किसने माना था, पावलव ने। यानी कि इनका सहयोग किसने किया था, मैकडूगल और पावलव। अब पावलव वाला तो तुम्हें पता है कि घंटी बजा रहे थे, कुत्ते को खाना दे रहे थे, घंटी के साथ कुत्ते को खाना दे रहे थे, लार आ रही थी, यानी कि इन सब के एक्सपेरिमेंट किस पे थे, पशुओं पर थे। और पावलव वाला एक एक्सपेरिमेंट जो हम अभिगम में पढ़ते हैं, वहां पर तो क्या था, संबंध किसके साथ बताया था, घंटी और किसका बताया था, कुत्ते का बताया था। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, घंटी के साथ जानवर क्या लिया था, चूहा लिया था। ठीक है, और मैकडूगल थे, इन्होंने भी किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे पे किया था। अब चूहे पे इन्होंने कैसे किया था कि एक मतलब यहाँ पर चूहे रख दिए बहुत सारे, और यहाँ पर क्या रख दिया था, भोजन रख दिया था। यहाँ पर क्या रख दिया था, भोजन रख दिया था। अब चूहे के लिए दो रास्ते रखे गए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब ये रास्ता था, ये स्ट्रेट था, और इसमें क्या थी, लाइट थी, और ये जिगजैग था, और इसके अंदर क्या था, अंधेरा था। तो जब चूहे के सामने, चूहों को यहाँ से पिंजरे में से छोड़ा गया, तो मोस्टली चूहे किसकी तरफ गए थे, भागकर लाइट की तरफ गए थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था, हल्का सा करंट छोड़ दिया था। जैसे चूहे भागकर लाइट की तरफ जाते, लेकिन फिर यहाँ पर करंट लगता, और करंट लगता तो वो वापिस आ जाते। फिर चूहे छोड़ते, भागकर किसकी तरफ जाते हैं, मैक्सिमम चूहे किसकी तरफ जाते हैं, लाइट की तरफ जाते हैं। यहाँ से करंट लगता तो झटका लगता तो वो भागकर आते, और फिर इस जिग जैग वाले रास्ते से कहाँ जाते थे, भोजन के पास जाते थे। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट किसका था, मैकडूगल का था, और दूसरा एक्सपेरिमेंट किसका था, पावलव का था। एक इन्होंने कुत्तों के साथ किया था, एक इन्होंने चूहों के साथ किया था। ये यहाँ पर लास्ट में फिर उन्होंने अपना रास्ता कौन सा चुन लिया था, यानी कि वातावरण के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ये वाला रास्ता चुन लिया था। ये इसके सहायक थे, किसके, लामार्क के। ऊपर वाले कौन थे, बेजमैन। बेजमैन ने किस पे किया था, सफेद चूहे। पूछ लिया जाता है। लामार्क ने कौन सा एग्जाम्पल बताया था, जिराफ वाला बताया था, और इसके साथ ही कौन थे, मैकडूगल और पावलव थे। तीसरा एक और मनोवैज्ञानिक थे जो थे गाल्टन। गाल्टन ने किसका दिया था, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया था। ये सारे क्या है, सिद्धांत है। इस सिद्धांत का नाम क्या था, नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी कि उपार्जित गुणों का स्थानांतरण। दूसरे का था उपार्जित गुणों का स्थानांतरण। तीसरा क्या कहता है, तीसरे कौन थे, तीसरे मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था, गाल्टन था, और उनकी जो सिद्धांत था उसका क्या था, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, यानी कि कौन थे, गाल्टन। कॉपी में लिख लेना साथ साथ में। गाल्टन। अब इन्होंने क्या दिया था,
जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था कि जो गुण आते हैं, जो गुण आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि जो आदमी का निर्माण होता है वो किससे होता है, एक कोशिका से। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके। जो आदमी का निर्माण होता है वो किससे होता है, एक कोशिका से। ये किससे मिलकर बनी होती है, इसके अंदर किसके गुण होते हैं, माता के, और किसके होते हैं, पिता के। ठीक है, अब माता के जितने गुण होते हैं, यानी कि एक कोशिका, इसके अंदर जो गुण होते हैं वो आधे किसके होते हैं, माता के, और आधे गुण किसके होते हैं, पिता के होते हैं। अब इस माता के अंदर जो गुण आए उसके अंदर भी माता की माता यानी कि नाना, और इधर किसके, नानी के। ठीक है, अब नाना के कितने होंगे, 1/4, और नानी के कितने होंगे, 1/4, यानी कि आधे का आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4। इधर जो पिता के अंदर जो हाफ गुण थे उसके अंदर क्या था, दादा के भी होते हैं और दादी के भी होते हैं। अब दादा के कितने होंगे, हाफ करोगे तो 1/4, और इसका हाफ करोगे तो 1/4। फिर उसके बाद जो ये नाना थे, इनके भी तो माँ बाप होंगे। अब इनके माँ बाप यानी कि बूढ़े नाना नानी। अब बूढ़े नाना नानी का जब इसका 1/4 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/8, और इधर क्या बन जाएगा, 1/8। नानी के भी माँ बाप, तो उनका भी क्या बन जाएगा, 1/8 और 1/8। इधर से इनका भी क्या बन जाएगा, 1/8 और 1/8। यानी कि अब हो सकता है कि माता पिता वाले गुण उनके अंदर कम आए और इधर वाले गुण ज्यादा आ जाए। ठीक है, या इधर वाले गुण ज्यादा आ जाए। गुण तो दोनों तरफ से आएंगे, लेकिन दिखेंगे कौन से, दिखेंगे वो जो प्रभावी होंगे। यानी कि कुछ मतलब गुण तो दोनों तरफ से निकल कर आते हैं, लेकिन कुछ गुण क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, और कुछ गुण कौन से होते हैं, अप्रभावी होते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि माता पिता में से माता की हाइट ज्यादा है और पिता की हाइट कम है, या पिता की हाइट ज्यादा है, माँ की हाइट कम है। ठीक है, तो हो सकता है कि बच्चे की हाइट माँ पे चली जाए और पिता वाले अप्रभावी हो जाए, या हो सकता है कि बच्चे की हाइट फादर पे चली जाए या मदर पे चली जाए, यानी कि जिस पर भी जाएगी वो गुण क्या हो जाएंगे, प्रभावी, और दूसरे गुण क्या हो जाएंगे, अप्रभावी हो जाएंगे। ठीक है, ये किसने बताया था, गाल्टन ने, और उनकी सिद्धांत का नाम क्या था, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। पहला कौन था, बीजमैन, दूसरा था लामार्क। लामार्क का साथ किसने दिया था, पावलोव ने दिया था और मैकडूगल ने दिया था। और तीसरा कौन है, तीसरा है गाल्टन, और जिसने क्या बोला था, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, हेरिडिटी जीनस। इनकी बुक का नाम क्या था, लिख लो, एक पेपर में पूछी हुई थी, हेरिडिटी जीनस। साफ लिखना पड़ेगा, हेरिडिटी जीनस। ये इनकी क्या था, पुस्तक का नाम था। ठीक है, फिर उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनको क्या बोला जाता है, आनुवांशिकता का नियम दिया था, और आनुवांशिकता के जनक भी कहा जाता है। ऐसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए थे, लेकिन फाइनली स्टेज पर किसके जो थ्योरी थी उसको मतलब महत्वता दी गई थी, उसको व्यवहार में लाया गया था, वो कौन थे, मेंडल, यानी कि मेंडल। पहली बात तो ये पूछा जाता है कि इनका जो प्रयोग था वो किस पर किया गया था, वो मटर के दानों पर किया गया था। बहुत बार पूछा गया है, इनका प्रयोग किस पर किया गया था, मटर के दानों पर किया गया था। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, इन्होंने क्या दिया था, आनुवांशिकता का नियम, आनुवांशिकता का नियम। ठीक है, अब मेंडल को ही क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक, आनुवांशिकता का जनक। इन्होंने भी क्या एक्सपेरिमेंट बताया था कि जो गुण प्रभावी होगा वो निकल कर आ जाएगा और जो गुण अप्रभावी होगा वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, और इनके गुण को क्या इनके इसको नियम को, इनकी थ्योरी को क्या दे दी गई थी, सर्वमान्यता दे दी गई थी। यानी कि सभी लोगों ने इस गुण को मतलब इस नियम को एक्सेप्ट कर लिया था। यानी कि सबसे फाइनल जो हमने
जिसको एक्सेप्ट किया था, मान्यता दी गई थी, वो कौन सा नियम था? आनुवांशिकता का नियम। और इनका प्रयोग किस पर था? मटर के दानों पर था। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। और इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस टाइप की थ्योरी दी थी कि मान लो एक फादर है, उनके अंदर जो गुणसूत्र है वो टी है, और एक जो मतलब टी और टी है, और एक मदर है, उनके अंदर क्या है? टी और टी। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टी और टी, मतलब एक बड़ा टी, यानी कि ये मान लो, ये बोल दो कि ये इनकी हाइट ज्यादा है और इनकी हाइट क्या है? कम है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब भी क्या बनता है? टी और टी बनता है। ठीक है। अब आगे आने वाली पीढ़ी में हो सकता है कि ये टी इस टी के साथ बन जाए, तो बच्चा कैसा हो जाएगा? हाइट वाला। हो सकता है कि ये दोनों टी आपस में मिल जाएं छोटे वाले, तो हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हो सकता है कि ये टी और ये टी मिल जाए तो हाइट और बिना हाइट वाला भी, मतलब कैसा भी हो सकता है, जो प्रभावी होगा वही निकल कर आ जाएगा। ये किसने दिया था? आनुवांशिकता का जनक कौन था? मेंडल जी। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? सोरेनसन पर किया था। उसके सोरेनसन पर नहीं किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? मटर के दानों पे किया था। लास्ट मनोवैज्ञानिक कौन है? सोरेनसन। अब ये जो सोरेनसन थे, इन्होंने क्या किया था? सफल व्यक्तियों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। सोरेनसन, इसको पूछ ले, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इन्होंने 3 रूल बताए थे। सोरेनसन इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? सफल व्यक्तियों पर। इससे पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, किसी ने भी किसी व्यक्ति पर नहीं किया था। वो मोस्टली किस पर कर रहे थे? पेड़ पौधों पर कर रहे थे या जीव जंतुओं पर कर रहे थे। जो मेंडल थे उन्होंने मटर के दानों पर किया था, और उसके बाद उससे जो पहले थे बीजमैन थे, उन्होंने सफेद चूहों पे किया था। लामार्क थे, उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। उनके साथ जो मैकडूगल थे, उन्होंने चूहों पर किया था। और जो पावलव थे, उन्होंने घंटी और चूहे पे किया था। ऐसे ही जो जीव आनुवांशिक के जो जनक बोले जाते हैं, गाल्टन बोले जाते हैं, उनकी बुक का नाम क्या था? हेरिडिटी जीनस। अब उसके बाद सोरेनसन थे, इनका एक्सपेरिमेंट किस पर था? सफल व्यक्तियों पर था। तो पहले तो इन्होंने एक ही स्टेटमेंट दे दी थी कि सफल व्यक्तियों के बच्चे भी क्या होंगे? सफल। यानी कि सफल बच्चों के माता पिता क्या होते हैं? सफल। या सफल व्यक्तियों की जो संतान होगी वो भी क्या होगी? सफल संतान होगी। लेकिन फिर काफी लोगों ने इसका विरोध किया, तो इन्होंने फिर 3 रूल निकाले। एक क्या था? समानता का नियम, एक था विभिन्नता का नियम, और एक था प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम पहला क्या दिया था इन्होंने? समानता का नियम। फिर एक दिया था विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम। और तीसरा था प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम। स्पेशली पूछा जाता है कि सोरेनसन ने कितने नियम दिए थे? 3 दिए थे। 3 कौन कौन से थे? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। समानता के नियम में क्या होगा? जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, एज इट इज कॉपी होंगे। माँ बाप इंटेलिजेंट, बच्चे इंटेलिजेंट। माँ बाप कम बुद्धि के तो बच्चे कम बुद्धि के। दूसरे में क्या था? विभिन्नता का नियम। अब विभिन्नता वाले में क्या हो सकता है कि थोड़ी बहुत कुछ भिन्नता पाई जाती है। अब वातावरण का इफेक्ट डालकर, मान लो बच्चे के अंदर थोड़ी नॉर्मल सी बुद्धि है, अब उसको सिखाने वाले, उसके जो अधिगम करता है, उसको जो सिखा रहे हैं, वो उसको इस तरीके से मोटिवेट करें, या उसको वातावरण, सामाजिकता, नैतिकता उसको इस हिसाब से दी जाए कि हो सकता है कि वो भी क्या बन जाए? इंटेलिजेंट बन जाए। ठीक है। यानी कि समानता के नियम में तो क्या होता है? बिल्कुल कॉपी होते हैं बच्चे, अपने माँ बाप की बिल्कुल कॉपी होते हैं। उनका IQ भी सेम होता है, उनका व्यक्तित्व भी सेम होता है, उनका व्यवहार भी सेम होता है। विभिन्नता के नियम में थोड़ी बहुत कुछ भिन्नता पाई जाती है। और ये प्रत्यागमन का नियम है, इसमें बच्चे क्या होते हैं? लॉ ऑफ रिग्रेशन बोला जाता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं? बिल्कुल ही विपरीत होते हैं। गोरे माँ बाप के बच्चे काले होंगे, काले माँ बाप के बच्चे गोरे हो सकते हैं। हाइट वालों के बच्चे कम हाइट में हो सकते हैं, कम हाइट वाले माँ बाप के बच्चों की हाइट ज्यादा भी जा सकती है। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन। और समानता और भिन्नता को क्या बोल देंगे? लॉ ऑफ सिमिलरिटी और लॉ ऑफ वेरिएशन। इसको क्या बोल देंगे? लॉ ऑफ सिमिलरिटी। जितने क्वेश्चन यहाँ आनुवंशिकता से बन रहे थे, वंशानुक्रम से बन रहे थे, वो मैंने अलग अलग बुक से ढूंढकर एक जगह पर इकट्ठे कर दिए हैं। लॉ ऑफ सिमिलरिटी कहा जाता है इसको, और इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ वेरिएशन। ठीक है। और ये क्या है? लॉ ऑफ रिग्रेशन या प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? सोरेनसन ने, सोरेनसन ने। ठीक है। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि
बालक के डेवलपमेंट के अंदर को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक अभी कौन से थे? आनुवांशिक कारक थे, वंशानुक्रम कारक थे, या उनको बोला गया था हेरिडिटी। अगला टॉपिक, क्योंकि हमें 4 टॉपिक पढ़ने थे, मतलब 4 कारक हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, और क्या था, परिपक्वता था, और क्या था, अधिगम। तो उसमें से हम इस फर्स्ट चैप्टर की इस फर्स्ट यूनिट के अंदर 2 कारकों को पढ़ेंगे। एक वंशानुक्रम अभी खत्म कर दिया, और सेकंड क्या है, वातावरण वाले इफेक्ट, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।